के यूट्यूब चैनल पे। और आज है 21वां दिन और आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 ऑफ अपना राष्ट्रीय आंदोलन जो हमने पिछला एक वीडियो किया था 1919 से लेकर 1930 तक। तो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था वीडियो, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है हम लोग, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 1919 और 1930 का ही हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करते हुए आए हैं। तो अभी तक हमने जो है 27 जनवरी से इस कोर्स को शुरू किया था और जो है अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यानी कि अपने 21वें दिन तक। और कुछ ही दिन में हमारा जो है वो हिस्ट्री पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले प्राचीन भारत किया हुआ है, मध्यकालीन भारत किया हुआ है और हम आधुनिक भारत आज कंप्लीट कर लेंगे, मतलब लगभग 2-3 दिन में कर लेंगे। उसके बाद जो है साथ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं जो आप देख सकते हैं अपने हमारे पुराने वीडियो में। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है आगे शुरू करते हैं। अगर आपको ये जो है पूरा जो इनिशिएटिव है उसको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे जो है कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देखिए, तो आपको जो है पूरी एक पिक्चर समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, हमने जो है था यहाँ तक पढ़ लिया था कि गांधी को जो है रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है, 1924 में। और जो है उनकी हेल्थ ख़राब थी इसलिए, और बेलगाम में सेशन होता है जिसके अंदर स्वराज पार्टी को कहा जाता है, ठीक है, आप कांग्रेस के अंतर्गत रह के काम करिए। और जो है गांधी जो है ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1924 के बाद, कि आपने, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि जब कोई मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जहाँ पे कुछ आंदोलन हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, तो क्रांतिकारी हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। और यहीं पे ही कम्युनिस्ट जो एक तरीके का मूवमेंट होता है वो भी शुरू होता है। तो ये जितने भी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट मूवमेंट है, इसके लिए मैंने एक अलग से सोचा है कि एक वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट रिवोल्ट्स में, तो वहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं उसके अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज फिर वो पूरा एक थीम अलग हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है 1924 के बाद, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्रांतिकारी आते हैं, वो अलग अलग मूवमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें भगत सिंह भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये सारी चीज़ों के बाद फिर साइमन कमीशन आता है, ठीक है। तो अब साइमन कमीशन क्यों आता है? क्योंकि हुआ क्या था कि हर एक 10 साल में जो था मतलब एक नीति थी अंग्रेज़ों की, वो ये थी कि वो हर 10 साल में जो भी उनका वो होता था, एक्ट होता था, जो भी निकालते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसकी समीक्षा करते थे। उसमें कुछ चेंजेस होने होते थे तो उसको करते थे। परंतु इस बार क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी, लेबर गवर्नमेंट आने वाली थी, और कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि लेबर गवर्नमेंट आके जो है उनकी मेहनत में अपना नाम कर ले, इस तरीके से, मतलब समझ लेना पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें थी। तो साइमन एक्ट आता है, डेट याद रखिएगा, 1927 से 28 तक। और उसमें क्या होता है, जो भी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होते हैं 1919 में, जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, उनके आउटकम पे जो है डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे बात होती है। और क्या करते हैं ये जो होता है साइमन कमीशन, अपनी रिपोर्ट जो होता है उसको सबमिट कर देता है 1930 में, मई 1930 में, है ना। और जो है कहता है कि इन सारी रिपोर्ट को जो है डिस्कशन किया जाएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पर इसके ऊपर ना एक विवाद हो जाता है साइमन कमीशन को लेकर। वो ये होता है कि इसके अंदर 7 लोग होते हैं और सभी ब्रिटिशर्स होते हैं, और एक तरीके से इसका नाम ही व्हाइट कमीशन रख दिया जाता है ना, क्योंकि आप लोगों, देश के लोगों के बारे में हित की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आपके घर में कोई आए और आपको ही ना इंक्लूड करे कि तुम्हारे घर में क्या होना चाहिए, और अपने हिसाब से लॉ बना दे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसी प्रकार से साइमन कमीशन में भी हुआ, तो लोगों को बहुत ख़राब लगा, है ना। और जो है यहाँ के जितने भी नेता थे, पार्टीज थी, उन्होंने बाइकआउट किया इसका, और सभी ने इसको जो है बेसिकली बाइकआउट किया ऑलमोस्ट, है ना। और मद्रास सेशन में जो था कांग्रेस के, इसमें इसको बाइकआउट किया गया, जो कि एम ए अंसारी ने हेड किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको सपोर्ट किसने किया वो मैं आपको बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है नाम वो भी। तो आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने किया, ऑल इंडियन अनटचेबल एसोसिएशन उन्होंने किया, सिख यूनियन वालों ने किया, और जस्टिस पार्टी ने किया। ये 4 पार्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। बाकी सबने इसका खंडन किया, गो साइमन गो बैक करके ब्लैक कार्ड लेके सब खड़े होते थे। लाला लाजपत राय भी यहाँ पे खड़े हुए थे, जिनके सर पे लाठी पड़ गई थी इसी दौरान, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है फिर भगत सिंह गोली मार देते हैं सॉन्डर्स को, और ये सारी चीज़ें आपको पता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने मूवीज़ में भी देख रखी हैं, पर उसको हम पढ़ेंगे अगले अपने किसी एक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे साइमन कमीशन आप याद रखिएगा। उसके बाद साइमन कमीशन जो साइमन रिपोर्ट देता है, इस साइमन रिपोर्ट को भी हम कहाँ पे देखेंगे, साइमन रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स है एक्ट्स में देखेंगे हम लोग जब आप वीडियो बनाएंगे इसका, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, मूवमेंट कैसे बढ़ रहा है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो फिर क्या होता है, साइमन रिपोर्ट के बाद क्या होता है, एक तरीके से अराजकता फैल जाती है, लोग खुश नहीं होते हैं। तो लॉर्ड ब्रिकन हेड होता है उस समय वहाँ का, जो बेसिकली जो हेड होता है, जो कि इस पूरे साइमन कमीशन को देख रहा होता है, और वो क्या कहता है, सचिव होता है बेसिकली वहाँ का यूके का। तो वो कहता है कि अपना ही बना लो आप लोग, ठीक है, आप अपना प्रस्ताव लाओ कि कैसा आप किस तरीके का आप जो है वो चाहते हैं कि किस तरह का रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरीके से देश चलना चाहिए, तो आप लोग लाइए। तो नेहरू रिपोर्ट एक सबमिट बनाई जाती है 1928 में। बस आपको नाम याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी और कौन कौन इसके मेन हेड थे। तो याद रखिए, मोतीलाल नेहरू थे, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करी जाती है, यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन करा जाता है
इस सर्वदलीय सम्मेलन में सारी पार्टियां आती हैं, सब लोग पॉइंट लिखते हैं, नेहरू जी पॉइंट सारे लिखते हैं और उस रिपोर्ट को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। परंतु जो होता है ना, अब कहते हैं ना कि सभी लोग खुश कभी नहीं हो सकते, तो वही चीज़ रिपोर्ट में भी होगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है मोतीलाल नेहरू, दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर कई सारी सर्वदलीय बैठक, और उसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। अब इसमें जो थे 9 प्रावधान थे, 9 प्रावधान को मैं आपको ईजी वे में समझा दे रहा हूँ, इनको आपको याद रखना है समझ के, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ क्यों याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, विच ऑफ द वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द माउंटबेटन प्लान, और ये कहाँ का क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर का क्वेश्चन है। और आप देखिए इसमें सारे प्लान के पॉइंट्स पूछे गए, तो पूछा जा सकता है, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछा जा सकता, अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप जरूर देख लीजिए और इसको जरूर रात करके जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे पहली बात इन्होंने बात करी वो थी डोमिनियन स्टेटस की, यानी कि गवर्नमेंट इंडिया को जो इस तरीके से कह रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है अभी के टाइम में, वो क्या करते हैं, वो अपने देखिए, आप उनके देखिए झंडे में यूनियन जैक दिखाई देगा आपको ऊपर की तरफ, तो वो क्या होता है, एक तरीके से वो यूके की कह सकते हैं संप्रभुता जो है उसको एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट स्टेटस इन्होंने डिमांड करी यहाँ पे कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे दो, हम तब भी खुश हैं। फिर क्या इन्होंने कहा, इन्होंने बोला है जो भारत है वो यूनियन ऑफ इंडिया कहलाएगा और स्टेट जो है उसके अंतर्गत आएंगे, और इसके अंदर द्विशासन रहेगा, ठीक है, इस तरीके से द्विसदनीय रहेगा। कौन सी द्विसदनीय क्या चीज़ रहेगा, जो यहाँ पे विधायिका है ना, जो सेंट्रल असेंबली बनेगी वो कैसी रहेगी, द्विसदनीय रहेगी, ठीक है। एक जैसे अभी भी है लोकसभा और राज्यसभा है ना द्विसदनीय, वैसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या होगा, फिर मिनिस्टर जो होगा रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द हाउस, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके नेता हैं वो किसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाउस के। सिंध को सेपरेट किया जाएगा बॉम्बे से, तो मैंने आपको पहले भी, अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको बॉम्बे का एरिया तो आप जानते ही हैं, सिंध का एरिया भी दिखाया पाकिस्तान में, तो वो पहले एक ही प्रोविंस में था, उसको अलग अलग करने की यहाँ पे बात हुई थी। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि आप, खैर अब इतनी सारी बात हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो हो गई होगा ना, अब गैर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कौन करेगा, ठीक है। पर आपको नाम याद, क्या चीज़ याद रखनी है, सिंध को जो है बॉम्बे सेपरेट किया जाएगा, बाई कैमिलरियल यानी कि द्विसदनीय की बात करी गई। डोमिनियन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, तो बिल्कुल करी गई थी और ये आपको याद भी रखना है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो होगा वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह होगा, जैसे आज का प्रेसिडेंट है, मतलब उसकी साइनिंग पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है। अभी उस समय क्या था, गवर्नर जनरल क्या करता था, अपने मन से मोड़ देता था हर चीज़, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर हाई कोर्ट जो है बेसिकली यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, यानी कि लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय यहाँ पे इन्होंने कहा कि करो गठन उसका, और उसको जो है कंट्रोल करना, मतलब देखिए जब भी कोई उच्च न्यायालय होगा, ये सारी चीज़ों की एक बॉडीज़ बनेंगी तो उसका एक अच्छे से प्रणाली बन पाएगी ना। अभी क्या गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है हर चीज़, वो चीज़ सही नहीं रहती है, तो ये सारी इन्होंने बात करी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, यानी कि संयुक्त निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए, बल्कि संयुक्त निर्वाचन मंडल होना चाहिए, ना कि पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, अभी क्या हुआ था 1909 में, आपको जैसे पता है कि एक अलग सा, मैं सारे एक्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ये एक अलग ही पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था मुस्लिम्स के लिए, है ना, और सेकुलर उसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि अब मान लीजिए जैसे कि लखनऊ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ से मान लीजिए एक मुस्लिम खड़े हुए, ठीक है, तो सिर्फ मुस्लिम ही उनको वोट करेंगे उस सीट के लिए, है ना, अब कोई हिंदू वोट नहीं कर पाएगा वहाँ पे। तो ये मतलब एक तरीके से क्या है, ये एक मतलब भेदभाव हो गया ना, तो ये चीज़ सही नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि आप जो है ये हटाइए सेपरेट इलेक्टोरेट, और यहाँ पे क्या रखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि मान लीजिए 3 सीटें हैं यूपी में, वहाँ फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, तो 3 सीटों में एक सीट जो है वो हमने मुस्लिम के लिए रख दी, पर उस एक सीट पे भी जो वहाँ की रहने वाली जनता है ना वो भी वोट करेगी, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। तो इस तरीके इसे बोलते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट, पर रिजर्वेशन होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो इन्होंने कहा जॉइंट इलेक्टोरेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, और वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, वुमेन को राइट्स दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। रिलीजन को सेपरेट किया जाएगा स्टेट से, और स्टेट को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हम तोड़ सकते हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे तोड़ने का मतलब है कि जो बोली है उसके आधार पर। तो पहला स्टेट जो इंडिया में तोड़ा गया था लिंग्विस्टिक स्टेट में वो था आंध्र प्रदेश, आज़ादी के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट 8वां याद रखिए, 9वां याद रखिए, पहला याद रखिए और चौथा याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं आप, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो होंगे, कोई चीज़ अच्छी करनी है तो वो हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे था, पर इसको क्या हुआ, ये जो नेहरू रिपोर्ट आई, इसको एक्सेप्ट करा किसने, कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा ठीक है अच्छा है। परंतु बहुत सारे नए नेता थे, वो कहने लगे एकदम बेकार है ये, क्योंकि हमने अब हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, आप नेहरू रिपोर्ट लेके आ गए, है ना, तो इसमें डोमिनेंस स्टेटस की बात करें, ऊपर से आपने 2 साल भी दे दिया गवर्नमेंट को कि 2 साल सोचो बैठ के, हम बिल्कुल, हमें अच्छा नहीं, गवारा नहीं है, हम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो होता है
है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, नाम तीनों हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस से एक्सेप्ट कर लिया था। और क्या बनाते हैं, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने करी थी। और स्वराज पार्टी के ऊपर हमने पढ़ी थी, वो किसने करी थी, वो करी थी CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। तो ये नाम आपको याद रखने, पार्टी का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, तो अब क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट अपनी दी है, तो अब इसमें इन्होंने क्या बात कर दी कि हम भैया अलग से इलेक्टोरेट नहीं देंगे, अब आपको जो वोटिंग करनी है इसी में करो, सबके साथ मिलके करो, अलग से क्या होता है। तो मुस्लिम लीग तो खुश होने नहीं थी, मुस्लिम लीग अपनी डिमांड लेके आ गई, ठीक है। उन्होंने क्या डिमांड करी, ठीक है, उन्होंने डिमांड क्या करी मुस्लिम लीग ने, उन्होंने बेसिकली कहा कि सिंध को जो है ठीक है सेपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वहाँ पे आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एज जो बाकियों को स्टेटस दे रहे हैं वही आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एक जगह आप देखिएगा वहाँ पे है पाकिस्तान में, अब उसको भी वही स्टेटस दिए, वहाँ भी मुस्लिम एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरी इन्होंने कहा कि 1/3 रिजर्वेशन दे दो हमको सेंट्रल विधायिका में, मतलब कि जो बीच में सेंटर में बैठा हुआ है दिल्ली का एरिया, वहाँ पे आप 1/3 हमको 1/3 विधायिका में हमको हिस्सेदारी दो। तो उनको मतलब मुस्लिम ने इतनी बड़ी डिमांड कर दी यहाँ पे। और उन्होंने कहा बंगाल और पंजाब में हमको रिजर्वेशन दो पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि मान लीजिए बंगाल और पंजाब में अगर 80% मुस्लिम है तो 80 सीटें मुस्लिम्स को दे दो। मतलब ये तो एक तरीके से मतलब एक मतलब हो गया ना, डिसप्रपोर्शन हो गया। तो ये जो उस समय, और होना क्या चाहिए वैसे, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी सीट लड़ सकता है, जैसे आज के भारत में। तो जो मुस्लिम लीग था उसने ये डिमांड करी थी। तो आपको याद क्या करने, थोड़े बहुत आप पॉइंट, जैसे मैंने बताया 1/3 सिंध टू सेपरेटेड करना है, और बंगाल और पंजाब के एरिया में इनका रिजर्वेशन, ये 3, 4 और 1 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद जिन्ना जी अपनी रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, ठीक है। जिन्ना जी क्या कहते हैं, जिन्ना जी बोलते हैं कि जो है ऐसा 14 पॉइंट जो है डालोगे इसके अंदर, तो जिन्ना का ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिन्ना बोलता है कि और अपने 14 पॉइंट देता है, उन 14 पॉइंट को हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि बिकॉज इतना गहराई में हमको नहीं पढ़ना है इस एग्जाम्स के लिए। बट जो है मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे, और वैसे पूछा भी नहीं गया जिन्ना रिपोर्ट में, जिन्ना रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा, पर अगर आप पाकिस्तान सर्विस कमीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए हम लोग पढ़ नहीं रहे। तो बेसिकली यहाँ पे जिन्ना रिपोर्ट था, ध्यान रखिए, जिन्ना 14 पॉइंट रिपोर्ट लेके आया था, ठीक है। और किसके रिस्पॉन्स में लेके आया था, नेहरू रिपोर्ट और साइमन रिपोर्ट के। तो ये पूछा जा सकता है, हो सकता है कि किसके रिपोर्ट में आया था, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में आया था, किस मतलब ये चीज़ आए ही, तो उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाल दी, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या हो रहा है ना, ये सारी पॉइंट हो रहे हैं पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो क्या हुआ, दिल्ली मैनिफेस्टो एक लॉन्च करता है कांग्रेस, और कांग्रेस उसमें बोलता है कि ऐसा है, कांग्रेस अटेंड करेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम करेंगे कांग्रेस की पर हमें क्या डिमांड है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी को माने जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस की मेजॉरिटी होनी चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कांग्रेस इस समय भारत को नेतृत्व कर रहा है ना, ये समझा जाए। कांग्रेस चाह रहा था ना कि उसको जो है एक तरह के माना जाए, अंग्रेज मान नहीं रहे थे, तो वो ये चाहता। और क्या कहते हैं, एमनेस्टी एंड पॉलिसी ऑफ कंसाइलेशन, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी कुछ नहीं है। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मुझे इतना देश का पोर्शन दे दो, मुझे ये कर दो, तो आप थोड़ा बहुत कहते हैं ना, अरे ठीक है थोड़ा 19-20 करिए, थोड़ा आप भी अब समझिए, थोड़ा हम भी करते हैं, कहते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, 19-20 करते हैं थोड़ा लोगों से। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए। बस इंपॉर्टेंट क्या है, कांग्रेस यहाँ पे मेजॉरिटी चाहती थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि होने वाले थे आने वाले टाइम में, क्योंकि साइमन रिपोर्ट ने ऊपर क्या बोला था, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी रिपोर्ट रखेंगे, है ना। तो कांग्रेस ने बोला भैया हमको मेजॉरिटी दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हम अपनी बात रखेंगे और देश के हित में कार्य करेंगे। तो ये चीज़ दिल्ली मैनिफेस्टो में रिलीज करते हैं। पर होता क्या है, जहाँ पे लॉर्ड इरविन होता है ना, लॉर्ड इरविन इस समय चल रहा है, वो क्या करता है, वो इसको नहीं मानता है और इसको क्या करता है, मतलब इस रिपोर्ट को एकदम खारिज कर देता है। तो क्या होता है, दिल्ली मैनिफेस्टो खारिज हो गई, तो अब कांग्रेस जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस यानी कि राउंड टेबल फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लेगी, आप देखिएगा नहीं लेगी। और उसके बाद क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाएगा और गांधी इरविन पैक्ट होगा। गांधी इरविन पैक्ट में ये कहते हैं गांधी जी ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्ट लेंगे। मैं आगे बताऊंगा पर एक बार समझा दे रहा हूँ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी पार्ट लेंगे, और गांधी जी उसमें पार्ट लेंगे, और इतनी बदतमीजी होगी यहाँ से, क्या बोलते हैं आपकी ये जो अंग्रेज हैं, ये कहेंगे कि कांग्रेस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता और बेइज्जती करने लगते कांग्रेस की। तो फिर जो है कांग्रेस उसके बाद पार्ट नहीं लेती है थर्ड में, ठीक है। गांधी जी वापस चले जाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से शुरू करते हैं, पर फिर वो उतना ज़्यादा नहीं चल पाता है, ठीक है, वो खैर वो अलग बात है। पर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि अब यहाँ पे जो है कांग्रेस चाहती थी पर इरविन ने मना कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं लाहौर सेशन में। तो उसके बाद होता है एक लाहौर सेशन होता है, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई बात हो नहीं रही है, तो अब इनकी नेहरू रिपोर्ट भी लोगों ने रिजेक्ट कर दी कांग्रेस की, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रिजेक्ट हो गया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इरविन जो था वो मान नहीं रहा था, तो इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब इन्होंने कहा करे तो करें क्या, तो इन्होंने कहा अब ऐसा करो, गांधी जी को खुला हाथ दे दो कि अब ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाता है, गांधी जी को कह दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। और क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को डे ऑफ फुल इंडिपेंडेंस घोषित किया जाता है, और पूर्ण स्वराज का नारा इसी लाहौर सेशन में दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। तो दो बार स्वराज का नारा दिया गया, एक बार जो है यहाँ पे दिया गया
गया है लाहौर सेशन में, जो इसका पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया है, और एक जो है आपका वहाँ पे दिया गया कलकत्ता सेशन में, जो कि किसने दिया है आपका 1905 में, वो दिया है आपके दादा भाई नारोजी ने, ठीक है, पर वो पूर्ण स्वराज नहीं था। तो ये पूर्ण स्वराज है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया था पिछली बार, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, शायद मैंने लिखा हो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गांधी मार्च, गांधी दांडी मार्च। अब गांधी ने दांडी मार्च जो शुरू करी उसका पर्पस क्या था, तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। और फिर देखिए एक यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए, मैंने पूर्ण स्वराज के बारे में बताया ना। अब देखिए यहाँ स्वराज के बारे में पूछा गया है, तो आप एक बात बताइए, पूर्ण स्वराज के बारे में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, पूर्ण स्वराज के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय यहाँ का अध्यक्ष कौन था, जब लाहौर सेशन हुआ तो लाहौर सेक्शन 1929 में जब हुआ तो यहाँ का अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन अध्यक्ष था, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर गांधी जो है 11 डिमांड रखते हैं अपनी रामसे मैकडोनल्ड के सामने, और लॉर्ड इरविन उस समय वॉइस रहे थे कि हमारी 11 डिमांड मान लो, हम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे। और क्या डिमांड थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 11 डिमांड याद रखनी है। पहला था कि जो सेना है और जो अफसर हैं उनका जितना भी खर्चा हो रहा है उसको 50% कम करो, ठीक है, ये याद हो गया आपको पहला। फिर क्या करा था, उन्होंने कहा कि जो दारू का वितरण हो रहा है या जो लिक्वर बेची जा रही है उसको बंद करो इंडिया में, हमें यहाँ पे लोगों को जो है वो नहीं बनाना है ना, ठीक है, और दारूबाज नहीं बनाना है। फिर तीसरी चीज़ थी कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक इन्होंने गठित करा हुआ था अंग्रेजों ने, आपराधिक गुप्तचर विभाग, वो कह रहे थे उसके अंदर जो इस तरीके से अपने मनमानी ढंग से वो पकड़ लेते हैं लोगों को, उसको जो है कंट्रोल करो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल प्रिजनर, राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, इन्होंने बोला गांधी जी ने। फिर उन्होंने बोला कि जो डाक रिजर्वेशन बिल लेके आए हो तुम, है ना, डाक से रिलेटेड एक बिल आया था उस समय, उसको जो है पास कराओ, और जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये। और उन्होंने बोला कि जो शस्त्र कानून है उसको, उसके अंदर चेंजेस लाने जरूरी है, उसके अंदर बदलाव लाओ, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो भी शस्त्र ले सकें, यहाँ के लोगों को शस्त्र नहीं मिलता था पहले, तो वो लाओ। और इन्होंने कहा कि जो रुपया और स्टर्लिंग है, यहाँ वहाँ की करेंसी थी पाउंड और स्टर्लिंग, और यहाँ की रुपया, उसको जो है थोड़ा एडजस्ट करो, है ना, मतलब उसको इस तरीके से रखो कि यहाँ पे महंगाई ना हो और यहाँ के लोगों को फ़ायदा भी हो, तो ये चीज़ थी। और दूसरा क्या था, उन्होंने बोला कपड़े उद्योग को रिफॉर्म करो, उसके अंदर बदलाव लाओ। और उन्होंने बोला जो लैंड का टैक्स है ना, जो कर है भूमि कर, उसको जो है कट करो, कम करो, और लोगों के भले के लिए उसको करो। और इन्होंने क्या बोला, जो सॉल्ट यानी नमक पे जो एक तरीके का टैक्स लग रहा है उसको जो है कम करो, एक अधिकार जो बना हुआ है आपका नमक के ऊपर उसको कम करो और हटाओ उसको, और इस तरीके से करो। और जो भारतीय तट हैं वो भारतीयों के इस्तेमाल के लिए यूज़ करने दिए जाएं। तो ये 11 पॉइंट है, और ये 11 पॉइंट आपको रट लेने, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पहले भी आए हुए हैं। ये देखिए एक एक जो इंपॉर्टेंट हुई ना चीज़ें, मेन पॉइंट, उनके मेन पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, ये आपको 11 पॉइंट्स याद रखने हैं। आप कुछ बना लीजिए इनका निमोनिक से, छोटा कुछ ऐसे रूप में बना लीजिए कि आपको याद रहे कि क्रिमिनल हुआ, उसने जो है दारू पी के उसने गोली चलाई, इस तरीके से कुछ याद करने का आपको तरीका हो तो आप नीचे कमेंट में भी लिखिएगा, हमें भी बताइएगा, है ना, हम शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद शुरू होता है सिविल यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और किस प्रकार शुरू होता है, गांधी जी उसको डांडी मार्च से शुरू करते हैं, 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 तक ये एक डांडी मार्च चलती है, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और कैसे आगे का मूवमेंट चलता है और किस प्रकार से आज़ादी हमको प्राप्त होती है। तो जो है आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।